नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फार्माकोटेंस में। प्रीवियस वीडियो आपने देखा था जो कि मैंने बनाया था रिवाइज शेड्यूल एम जो कि मेन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो उसी के चलते मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रिवाइज शेड्यूल एम जो कि बेस्ड है ओएसडी यानी कि ओरल टैबलेट कैप्सूल उस पर। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, तो प्लीज़ ये वीडियो भी एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि ओएसडी प्लांट के लिए क्या-क्या रिवीजन हुए हैं। तो जितने भी मेरे फार्मा वाले भाई हैं, वो ज़रूर उसको देख लें, समझ लें क्योंकि ओएसडी में ये बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देर ना करते हुए। पूरा जो शेड्यूल एम है उसके अंदर 13 पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 8 की, जो कि है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म यानी कि टैबलेट एंड कैप्सूल। तो ये पूरा जो चेंजेस हुआ है ये स्लाइड उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जर्नल का। तो जर्नल में क्या बोलते हैं, जहां पर ओएसडी यानी कि ओरल सॉलिड डोजेस टैबलेट कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे प्रोसेसिंग के टाइम पे ड्राई मटेरियल की हैंडलिंग बहुत ज्यादा होती है, जिससे डस्ट यानी कि पाउडर बहुत ज्यादा उड़ता है। उससे क्या होता है, कंटामिनेशन हो सकता है क्योंकि वो डस्ट एक रूम से दूसरे रूम में जा सकती है। तो रिवाइज शेड्यूल में बोलता है कि आपके पास सफिशिएंट डस्ट कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो क्रॉस कंटामिनेशन आप रोक सके। इसके बाद जो भी आप एयर एक्सट्रैक्शन सिस्टम जो भी है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ताकि वो अवॉइड कर सके क्रॉस कंटामिनेशन। साथ में जो भी आपने एयर एक्सट्रैक्ट करी है उसको जब आप एनवायरनमेंट में निकालेंगे तो वो भी आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी है, वो भी आपको फिल्टर करके निकालनी है, जिससे कि आप जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसमें हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल प्रोडक्ट ना निकालें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मेटल और वुडन से कंटामिनेट ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एसएस का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट कंटामिनेट होता है तो आपको वो मेटल डिटेक्टर के थ्रू पास करना है, यानी कि आपको मेटल डिटेक्टर भी होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है कि जो भी फैसिलिटी हमने बनाई है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, उसमें हमें क्या करना है, जो भी प्रेशर डिफरेंशियल हमने मेंटेन किया है वो हमें रेगुलरली मॉनिटर करना है, और अगर कोई डेविएशन उसमें आता है तो वो डेविएशन की इंफॉर्मेशन हमें क्वालिटी एश्योरेंस को देनी है या प्रोडक्शन को देनी है, ये है। इसके बाद जो भी हमने डिजाइन किया है अपना एयरलॉक, वो हम 3 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जैसा कैस्केड, बबल या सिंक एयरलॉक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो आपका क्यूबिकल है वो हायर प्रेशर होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो आपका डायरेक्शन है एयर का वो क्लीन कॉरिडोर टू क्यूबिकल होना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी, अगर आप हाईली पोटेंट ड्रग बना रहे हो या जो हार्मफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो याद रखना है कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो नेगेटिव प्रेशर में ही करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग या ओएसडी में हम नेगेटिव में ही करते हैं, तो इस तरीके से डिजाइन करना है कि नेगेटिव प्रेशर में ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो, या आप उसमें आइसोलेटर का यूज कर सकते हैं या ग्लोव बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। इसके बाद आपको एयर विजुअलाइजेशन कराना है और वो स्मोक टेस्ट आपको करना है। इसके बाद आता है आपको रिस्क असेसमेंट करना है डोर का, जो बेसिकली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो है डोर का, फैसिलिटी डोर्स कैसे होने चाहिए। तो डोर के लिए शेड्यूल क्लियरली मेंशन करता है कि आपको रिस्क असेसमेंट करना है डोर के लिए कि डोर आपके इंटरलॉक है कि नहीं। अगर डोर इंटरलॉक नहीं है तो आपको इंटरलॉक करा लेने हैं रिवाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इंटरलॉक का मतलब ये है कि दोनों डोर एक साथ नहीं खुलेंगे, यानी कि आपका एक डोर एक टाइम में खुलेगा तो दूसरा डोर बंद होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि, और इसके बाद जो भी आपका डोर है वो हाई प्रेशर साइड में ओपन हो और साथ में डोर क्लोजर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका कोई डोर आपका लो प्रेशर साइड में खुल रहा है, तो उसमें स्प्रिंग इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या डोर क्लोजर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसको क्लोज कर दे, ताकि प्रेशर डिफरेंशियल में मेंटेन रहे। इसके बाद बोलता है कि ऐसा मेथड आपको यूज करना है कि दोनों डोर एक साथ ओपन ना हो, तो अल्टरनेट करने के लिए आपको उसमें इंटरलॉकिंग करा लेनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में है जो भी आप दो डिफरेंट जोन के बीच में आपको अगर कोई मटेरियल ट्रांसफर करना है तो वो आप या तो हैच के थ्रू करें, अदरवाइज आप उसमें पास बॉक्स इस्तेमाल करें। तो आपको पास बॉक्स का ही यूज करना है। अगर 2 डिफरेंट जोन में करना है तो उसके लिए आपको डायनेमिक पास बॉक्स की जरूरत है। अगर आप सेम क्लास में अगर मटेरियल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप स्टैटिक पास बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोलते हैं कि प्रेशर डिफरेंशियल जो आप मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको रिस्क असेसमेंट उसका कर लेना है, और आपको उसकी सेटिंग भी एक बार चेक कर लेनी है कि प्रॉपर मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको जो लिमिट आपने डिसाइड करी है वो लिमिट मेंटेन होती है कि नहीं होती है, वो आपको प्रेशर डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। और जो भी आप लिमिट आपने मेंशन करी है वो लिमिट आपकी एडुकेट होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए, और वो जितना भी आपने मेंटेन किया है प्रेशर डिफरेंशियल वो आपको मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। इसके बाद देखते हैं जो भी आप रूम प्रेशर कंट्रोल डिवाइस हैं उनको आप प्रॉपर्ली कैलिब्रेट करना है, क्वालिफाइड करना है, और उनमें आपका अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अगर जैसे कि अगर आउट ऑफ द लिमिट जाते हैं तो अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अगर ऑटोमेटिक है तो अलार्म सिस्टम ही वर्क करेगा, अगर अलार्म सिस्टम नहीं है
मैनुअल है तो आपको ऑपरेटिंग रेंज लिखनी है उस पे और अलर्ट ऑन एक्शन लिमिट आपको उस पे डिस्प्ले करा देनी है। इसके बाद देखते हैं जो भी आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं तो उसमें भी आपको अलर्ट एंड एक्शन लिमिट आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका अलर्ट लिमिट क्या रहेगी और एक्शन लिमिट क्या रहेगी, वो आपको सेट करनी है। उसके बाद लो ह्यूमिडिटी एरिया जो भी है वो आपको प्रॉपर सील्ड वॉल होनी चाहिए, प्रॉपर सीलिंग जो है प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए और जो भी उसमें लाइटिंग वगैरह जो भी इस्तेमाल करी गई है तो वो भी प्रॉपर सील्ड होनी चाहिए। इसके बाद आता है जो हैपा फिल्टर, तो जो भी आपके सॉल्वेंट की जो फ्यूम्स हैं या सेल्फ सॉल्वेंट की जो एयर है वो रीसर्कुलेट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे हैपा डैमेज हो सकता है। इसके बाद आपका मटेरियल और पर्सनल मूवमेंट का क्या है, आपके पास एडुकेट एयरलॉक होना चाहिए जिसमें आपका मटेरियल एयरलॉक पर्सनल एयरलॉक अवेलेबल होने चाहिए और साथ में जो भी आपने एयर फ्लो है वो आपका डायग्राम बना हुआ होना चाहिए और उसमें आपका फ्लो डायरेक्शन और रूट जो भी आपका है मैन का रूट और मटेरियल का रूट वो क्लियरली आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आपको उसका डायग्राम बना के रख लेना है। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग, मिक्सिंग एंड ग्रेनुलेशन। तो इसके लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो आप मिक्सिंग, शिफ्टिंग, ब्लेंडिंग करते हो वो डेडिकेटेड एरिया में आपको करनी है। मतलब अभी तक आप ग्रेनुलेशन में कर रहे थे, आपको वो ग्रेनुलेशन में ना करके आपको उनका सेपरेट एरिया बना देना है और उनमें जब भी आप मिक्सिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे तो वहां पे पाउडर ज्यादा रहेगा तो उसके लिए प्रॉपर आपको डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाना है। इसके बाद आपको आता है जो सीव ऑपरेशन आप करते हो, जब भी आप सीव करते हैं मटेरियल को तो सीव करने के बाद जो भी आपका रिटेंशन मटेरियल बचता है सीव के ऊपर, जो रेजिड्यूज बचते हैं उनको भी आपको एग्जामिन करना है। जो भी आपका वैलिडेशन के टाइम पे जो भी आपने किया था अगर उससे ज्यादा अगर रिटेन होता है तो आपको उसका भी डेविएशन लेके आपको उसको भी एग्जामिन करना है। इसके बाद देखते हैं जो भी आपको फ्लूइड बेड ड्रायर के जो भी आपके पास बैग हैं वो आपको सेपरेट करने हैं। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए आपको डेडिकेटेड एफबीडी बैग होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कंप्रेशन पे क्या क्या चेंज किया है। तो कंप्रेशन पे किया है, उन्होंने बोला है कि आपका हर मशीन पे जो भी आपकी टैबलेट कंप्रेशन मशीन है उस पे इफेक्टिव डस्ट कंट्रोल होना चाहिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड कर सके। इसके बाद बोलते हैं जो भी आप इन प्रोसेस करते हैं, चाहे वो इन प्रोसेस में वेट वेरिएशन हो, अपीयरेंस हो, डिसइंटीग्रेशन टाइम, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, थिकनेस, तो जो पहले हम लोग अपने इन हाउस अकॉर्डिंग करते थे कि 2 घंटे में या 1 घंटे में, तो जो भी रूटीन था वो करते थे। तो अभी इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको वो जो इन प्रोसेस करते हो वो रेगुलर इंटरवल पर करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉट ग्रेटर देन 30 मिनट। जी हाँ, ये ध्यान से सुन लीजिए कि आपको अब जो इन प्रोसेस करना है वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपको साथ में चेक करना है लुब्रिकेशन ऑयल से कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है। जो पंचों पे ऑयल लगा है या जो ऑयल लीक कर रहा है तो उसका भी आपको एक पॉइंट अपने बीएमआर में ऐड कर लेना है और साथ में आपको सारे बीएमआर रिवाइज करने पड़ेंगे कि आपको वो 30 मिनट के ही अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो। इसके बाद जो भी रिजेक्टेड है, डिस्कार्ड टैबलेट हैं, वो आपको सेपरेट एरिया में या आपको सेपरेट कंटेनर में, सेपरेट एरिया में आपको रखना है विद प्रॉपर आइडेंटिफाई करके और उसकी क्वांटिटी भी आपको रिकॉन्सिलेशन करनी है। साथ में उसके बीएमआर में भी एंट्री होनी चाहिए कि इतनी टैबलेट हमारी रिजेक्ट हुई है, तो ये भी आपको एक पॉइंट मेंटेन करना है। इसके बाद आती है कोटिंग। कोटिंग का आता है फोर्थ पॉइंट। इसमें देखते हैं जो आप एयर सप्लाई जो कोटिंग पेन में करते हो ड्राइंग के लिए वो आपकी फिल्टर्ड होनी चाहिए और वो सुटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, तो आप उसकी क्वालिटी रेगुलर चेक करें। उसके बाद जो कोटिंग सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, जो भी आप कोटिंग सॉल्यूशन बनाते हो उसकी होल टाइम स्टडी भी आपको परफॉर्म करनी है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो जब भी आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को फिल कर रहे हो तो उसका स्टोरेज कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है कि उसको जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो ऐसे एरिया पे करना है, यानी कि आप उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है और वो एरिया मेंटेन रखना है, टेम्परेचर और आरएच उसमें मेंटेन होनी चाहिए। इसके बाद 6 पॉइंट आता है प्रिंटिंग टैबलेट एंड कैप्सूल का। इसमें आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, जो भी आप टैबलेट पे प्रिंटिंग कर रहे हैं तो वो जो आप प्रिंटिंग करते हो वो कलर जो है वो एडिबल होना चाहिए, यानी कि फूड ग्रेड का इंक होना चाहिए ताकि वो हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है जब भी आप टैबलेट प्रिंटिंग करते हैं या कैप्सूल प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के बाद भी आपको सैंपल क्यूसी को देना है और क्यूसी से अप्रूवल लेना है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट ओके है तो हम इसको पैकिंग के लिए रिलीज करेंगे। तो ये आपको एक प्रोसीजर नया ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है पैकिंग का और लास्ट भी है। इसमें स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर का इन्होंने मेंशन किया है। अभी आपको पैकिंग स्टार्ट करते हैं तो पैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पुराने जो मटेरियल है वो प्रॉपर रिमूव करना है। आपको ये चेक करना है कहीं कोई टैबलेट कोई नहीं रह गया है या कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल पुराना पड़ा रह गया है या कोई शूट में फंसा रह गया है या
चेंज पार्ट में कहीं कुछ फँसा हुआ है या कुछ ऐसा है, तो वो आपको प्रॉपर्ली रिमूव करना है, तभी आपको लाइन क्लीयरेंस देनी है नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है जब भी आप कोई अनकोटेड टैबलेट पैक करते हैं, तो जो आपने इक्विपमेंट डिज़ाइन किए हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन करने हैं कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। यानी कि जब भी आप पैक कर रहे हैं, तो वो आइसोलेटेड एरिया में करें और वो क्रॉस कंटामिनेशन ना करें, किसी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स ना हो। इस तरीके से आपको वो डेडिकेटेड एरिया में करना है, यानी कि आप जो कॉमन एरिया है उसमें आप पोटेंट ड्रग और बीटा ड्रग होते हैं उनको पैक ना करें, वो आइसोलेटेड एरिया में करें। इसके बाद आता है जितने भी मशीन हैं, जो भी आपकी स्ट्रिप निकल रही है, वो आपको प्रॉपर इंस्पेक्ट करनी है और आपको वो डिफेक्ट चेक करने हैं, जैसे कि मिस प्रिंटिंग हो गया, कट हो गया, मिसिंग टैबलेट, इम्प्रॉपर सीलिंग। तो ये आपको करना है, यानी कि इम्प्रॉपर सीलिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर लीक टेस्ट लगाना है। मिस प्रिंटिंग आपको स्टीरियो चेक करना है, स्टीरियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कट अगर कोई है तो वो आपका लीक टेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद वो बोलते हैं कि आपको इंटीग्रिटी इंडिविजुअल पैक की कैसे चेक करनी है। जो स्ट्रिप है या ब्लिस्टर है उसको आप वैक्यूम टेस्ट से करेंगे, यानी कि आपको लीक टेस्ट भी आपको यूज करना है पैकिंग में। तो ये था पूरा रिवाइज टू डू लैम, आपको समझ में आया होगा। रिवाइज टू डू लैम फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओरल सॉलिड डोजेस फ्रॉम टैबलेट एंड कैप्सूल। तो ये यहाँ पे क्लियर होता है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।